और इसके बाद उस पूरी सीरम की बोतल को वो पी जाती है और सीरम की बोतल पीने के बाद उसकी उम्र घटना शुरू हो जाती है, वो जवान हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो एक जवान लड़की है और अपनी जवानी को, सुंदरता को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लिज़ली उसे कहती है कि तुम्हारी बॉडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, 10 सालों तक इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले कि दुनिया को तुम पर शक हो, तुम्हें अपनी जगह को बदलना होगा या अपनी मौत की झूठी खबर फैलानी होगी या हमेशा के लिए तुम्हें किसी एकांत में चले जाना होगा। मैडलिन वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्नेस्ट के घर पर हेलन आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी मैडलिन ने बर्बाद कर दी, तुम एक काबिल डॉक्टर थे पर मैडलिन की वजह से तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुमने अपने आप को शराब में डुबा लिया, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। और साथ ही साथ वो अर्नेस्ट को इस बात के लिए भी कन्विंस कर लेती है कि उसे अब मैडलिन को मारना होगा। ये दोनों उसकी मौत की प्लॉटिंग करते हैं और जब मैडलिन घर पर आती है तो अर्नेस्ट उसकी जवानी को देखकर हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है सब उसने मेकअप से किया है। और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अर्नेस्ट उसे कहता है कि तुम मेरे पैसों को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकती, और इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये झगड़ते झगड़ते सीढ़ियों के कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं। अर्नेस्ट मैडलिन को वहां से धक्का दे देता है और नीचे गिरने से उसकी गर्दन पूरी तरह से टूट जाती है। अर्नेस्ट जब उसकी बॉडी चेक करता है तो वो देखता है कि वो मर चुकी है। इस बात से वो खुश होकर सीधा हेलन को कॉल करता है। वो कहता है मैंने कर दिखाया, उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी है, वो मर चुकी है। हेलन से कहती है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, पुलिस को ये कहना कि तुम मुझसे बातें कर रहे थे, तभी तुमने एक चीख की आवाज सुनी और जब तुमने पीछे देखा तो वहां पर मैडलिन गिरी हुई थी, ये पूरा एक एक्सीडेंट लगेगा। और तभी पीछे से उसे आवाज आती है अर्नेस्ट, और जब वो पीछे देखता है तो वहां पर मैडलिन होती है। अर्नेस्ट मैडलिन को देखकर पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अभी भी उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई होती है, यानी कि उसका फेस जो आगे की तरफ होना चाहिए था अब वो पीछे की तरफ है, लेकिन वो अच्छे से चल फिर रही होती है, बातें कर रही होती है। और जब खुद मैडलिन को एहसास होता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो गया, और वो अपनी गर्दन खुद सीधी कर लेती है। इसके बाद अर्नेस्ट उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी बॉडी का चेकअप करता है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी होती है, साथ ही साथ उसकी बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर्स होते हैं, उसकी दिल की धड़कन बंद है और उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 80 से कम है। और ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान मर जाता है। डॉक्टर इस बात से पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वहां से निकल जाता है। और अर्नेस्ट जब उसकी बॉडी को चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी होती है और वो मैडलिन को कहता है कि तुमने अपने साथ क्या किया, तुमने लॉ ऑफ नेचर को तोड़ा है, और वो भी उस कैबिन से बाहर निकल जाता है। मैडलिन ये सब सुनकर बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर अर्नेस्ट दोबारा आता है। वहां पर एक डॉक्टर होती है और वो डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पर जो पेशेंट थी वो कहाँ है। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है, इसीलिए उसकी डेड बॉडी को मुर्दा घर भेज दिया गया है। अर्नेस्ट भागता हुआ मुर्दा घर जाता है और वो मैडलिन को उस बैग से निकालता है जिसके अंदर उसे बंद किया होता है। वो होश में आ चुकी होती है और इसके बाद अर्नेस्ट मैडलिन को घर वापस ले आता है और उसकी बॉडी में जो भी डैमेजेस हुए होते हैं वो उसे रिपेयर कर रहा होता है। दरअसल अर्नेस्ट का अब काम भी यही होता है कि वो मुर्दों को रिपेयर करता है ताकि उनके घर वालों के सामने डेड बॉडीज को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सके। और जब अर्नेस्ट नीचे कुछ सामान लेने के लिए आता है तो वहां पर हेलन आ जाती है और वो कहती है कि हमें उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। दरअसल उसे नहीं पता होता कि अब भी वो जिंदा है और वो उससे उस पूरे प्लॉट के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देती है जो इन दोनों ने मैडलिन को मारने के लिए किया था। मैडलिन ये सब कुछ सुन लेती है और वो हेलन के सामने आ जाती है। हेलन उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और इसके अगले पल ही मैडलिन अंदर से एक गन लेकर आती है और हेलन को गोली मार देती है। उसकी बॉडी पूल में गिर जाती है। अर्नेस्ट इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। मैडलिन कहती है कि हमें इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और जब वो उसकी बॉडी को पूल से निकालने वाले होते हैं कि तभी हेलन अपने आप खड़ी हो जाती है। उसके पेट में अब एक बहुत बड़ा छेद है और ये देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों घर के अंदर भाग जाते हैं और हेलन भी घर के अंदर आ जाती है। मैडलिन उसे कहती है कि अपना पेट देखो और जब वो अपना पेट देखती है तो उसमें एक बहुत बड़ा छेद होता है। वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर इन दोनों को ये पता चल जाता है कि इन दोनों ने वही सीरम पिया है जिस वजह से ये दोनों जवान हैं और ना ही इनके अंदर इनकी आत्मा है, यानी कि ये मर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये चल फिर सकती हैं, बातें कर सकती हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इन दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें होती है एक दूसरे को कहती हैं और बाद में ये दोनों अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती हैं और पुरानी सारी बातें भूलकर अब ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों दोस्त बन चुकी हैं। ये दोनों ऊपर जाती हैं जहां पर अर्नेस्ट इस घर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है। मैडलिन अर्नेस्ट को कहती है कि तुम अभी नहीं जा सकते क्योंकि मैंने हेलन को वादा किया कि तुम उसे रिपेयर करोगे, उसे ठीक करोगे। हेलन कहती है कि मैडलिन की बॉडी को भी रिपेयर की जरूरत है क्योंकि उसकी गर्दन भी टूट चुकी होती है। वो कहता है कि ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोनों को ठीक करने के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, ना तुम कभी मुझे ढूंढोगे ना मेरे बारे में कुछ पता करने की कोशिश करोगी। ये दोनों अर्नेस्ट की शर्त को मान जाती हैं और अर्नेस्ट इन दोनों को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है, जैसे पहले थी बिल्कुल ये दोनों वैसी हो जाती हैं। और अब इन दोनों को ख्याल आता है कि अगर इनकी बॉडी में दोबारा से इस तरह के डैमेजेस हुए तो उन्हें कौन ठीक करेगा। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि जो सीरम इन दोनों ने पिया है ये उसे अर्नेस्ट को भी पिलाएंगी ताकि वो हमेशा इनके साथ रह सके और जब भी इनकी बॉडी को रिपेयर की जरूरत हो तो वो इनकी बॉडी को रिपेयर कर दे।
अब जब अर्नेस्ट घर छोड़कर जा रहा होता है तभी ये दोनों उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है और इस ड्रिंक में वही सीरम होता है जो इन दोनों ने पिया है, जिसे पीने के बाद अर्नेस्ट कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन अर्नेस्ट बातों ही बातों में उस पूरे ड्रिंक को गिरा देता है और जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी पीछे से ये उसके सिर पर एक फ्लावर पॉट मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो लिजली के पास होता है। लिजली वही है जो सबको पीने के लिए सीरम देती है और वो अर्नेस्ट को कन्विंस करने के लिए उसकी उंगली काटकर उसमें सीरम की एक बूंद डालती है, जिससे न सिर्फ उसकी उंगली रिपेयर होती है बल्कि उसकी स्किन भी बहुत यंग हो जाती है। और अब अर्नेस्ट उस पोशन को, उस सीरम को पीने वाला होता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि हमेशा जिंदा रहना एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। उसे अपनों को मरते हुए देखना होगा, इसीलिए वो सीरम पीने से मना कर देता है। और इससे पहले कि लिजली के लोग उसे पकड़ते, वो एक चाकू उस तरफ फेंकता है जिस तरफ लिजली होती है, लेकिन वो वहां के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगता है जिससे चारों तरफ लाइट चली जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। बाहर एक पार्टी चल रही होती है और वहां पर मैडलिन और हेलन भी होती है। वो अर्नेस्ट को देख लेती हैं जिसके हाथ में पोशन यानी कि सीरम भी होता है। अर्नेस्ट यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे चारों तरफ से बंद होते हैं, इसीलिए उसे लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ता है। और जब वो इस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक जगह एग्जिट लिखा होता है। वो उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक लोहे की पोल के साथ लटक जाता है। यहाँ पर मैडलिन और हेलन भी आ जाती हैं और वो उसे कहती कि अब तुम्हें वो सीरम पीना पड़ेगा, नहीं तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। और उसे भी यकीन हो जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता। वो सीरम अपनी जेब से निकालता है और एक बार फिर से जब वो पीने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि ये सीरम वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। वो सीरम को नीचे फेंक देता है और अगले पल वो खुद भी गिर जाता है। लेकिन अर्नेस्ट की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि नीचे स्विमिंग पूल होता है, इसीलिए उसकी जान नहीं जाती। और जब तक मैडलिन और हेलन नीचे आते वो यहाँ से निकल चुका होता है। ये दोनों उसके जाने से परेशान है क्योंकि इनकी बॉडी भी अब खराब होना शुरू हो जाती है। हेलन मैडलिन से कहती है कि लिजली ने हमें कहा था कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा और अब हमारी बॉडी खराब हो रही है, हमारे पास कोई भी नहीं जो हमारी बॉडी को रिपेयर कर सके। मैडलिन कहती है कि अब हम दोनों को एक दूसरे को पेंट करना होगा। ये अब अर्नेस्ट तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो अब इनसे बहुत दूर जा चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 37 साल बीत जाते हैं और एक दिन ये दोनों के दोनों एक चर्च में जाते हैं जहां पर अर्नेस्ट का फ्यूनरल चल रहा होता है। अर्नेस्ट का भी एक बहुत बड़ा परिवार था जहां पर उसके बीवी बच्चे सब थे, लेकिन हेलन और मैडलिन इस दुनिया में अकेले हैं जो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखते हैं क्योंकि उनका चेहरा अब पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और जब दोनों के दोनों चर्च से बाहर जा रहे होते हैं तभी जो वहां पर पास्टर होता है वो कहता है कि जिंदगी के यूथ का जो सीक्रेट है वो ये है कि अर्नेस्ट हमेशा जवान रहेगा, अपने बच्चों के, अपने पोतों के दिलों में, उनके रूप में। ये दोनों की दोनों इस बात का मजाक उड़ाकर बाहर निकल जाती है। हालांकि इन्हें एहसास है कि जो भी पास्टर ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। बाहर जब इस सीढ़ियों पर होती है तभी हेलन का पैर फिसलता है और जब वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है तो वो मैडलिन से मदद मांगती है, लेकिन मैडलिन उसकी मदद नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ खींच लेती है। और जब इस सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचते हैं तो इनके शरीर के कई टुकड़े हो चुके होते हैं, लेकिन अब भी इनके अंदर जान होती है। इन दोनों के सिर आपस में बात कर सकते हैं। तभी हेलन मैडलिन से कहती है कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की थी। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो